हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। एक जो बैंक है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरह से अपने बैंक को चलाना चाहता है। तो वही हम पढ़ेंगे कि एक एक करके कि कितनी तरह की बैंकिंग के स्टाइल्स होते हैं। ये इन बैंक्स में फंडामेंटली कोई चेंज नहीं है, फंडामेंटली सभी एक तरह के ही बैंक हैं मोर और लेस, बट इनमें जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट होता है और वही हमें आज की क्लास में पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आया हमारा पैरा बैंकिंग। अब इस बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं बिल्कुल सेम है। इसमें जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। डिपॉजिट, ये तो वही सबके होते हैं ना, सभी बैंक्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं इनके बिना तो आप बैंक को बैंक कह ही नहीं सकते। बट इनके अलावा जो काम होता है, अदर देन विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स, ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विस ही प्रोवाइड कर सकता है। कल को आलू संतरे बेचना शुरू नहीं कर सकता है बैंक। बैंक है तो अपने से रिलेटेड काम ही करेगा। ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। ठीक है, तो ये हो गया पैरा बैंकिंग। भाई अपने मूल काम को छोड़ के जब भी बैंक कोई और काम करने की कोशिश करेगा तो उन सभी कामों को हम जो पैरा बैंकिंग में इंक्लूड कर देंगे। पैरा मतलब कि जो मूल को छोड़ के कुछ और। अब आगे देखते हैं। और नरसिम्हन कमेटी ने ही ये सजेशन दिया था कि बैंक जो है नैरो बैंकिंग में फोकस करें। 1998 में नैरो बैंकिंग पे फोकस करने की पहली बार बात कही गई थी। उससे पहले तो जबरदस्ती खुद ही करवा लेती थी गवर्नमेंट। तो पहली बार नरसिम्हन ने कहा कि आप बजाय कि खुद ही बैंक्स को फोर्स कीजिए कि हमारे पास 40-50% का एसएलआर और सीआरआर रख दें, उसके बजाय आप कम कीजिए ये सब चीजें और नैरो बैंकिंग के लिए सजेस्ट कीजिए कि बैंक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, सॉवरन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं दोस्तों, इनको सॉवरन बॉन्ड्स भी कह दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी सॉवरन लिखते हैं उसका मतलब गवर्नमेंट हो गया, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। हर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉवरन कहा जाता है। सॉवरन गारंटी मतलब कि जो हमारी करेंसी है उसमें सॉवरन गारंटी होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें गारंटी दी हुई है कि अगर ये कोई नोट 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए की कीमत गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10 रुपए बता रहे हैं। कल को अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में कोई मना भी कर देता है तो हम तुम्हें जो है 10 रुपए के बदले सोना या कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो नैरो बैंकिंग हम बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गिल्ड्स। गिल्ड्स आपको याद होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते थे 20-30 साल के। सिक्योरिटीज, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो तो उन सबको हम नैरो बैंकिंग में इंक्लूड कर देते हैं, अदर देन सीआरआर एंड एसएलआर। उसके अलावा जो बैंक्स अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना चाहें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, उसे हम नैरो बैंकिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत नैरो है। नैरो क्यों कहा जा रहा है कि रिस्क तो नैरो ही बिल्कुल ना के बराबर ही है, इनफैक्ट जीरो ही कहूंगा मैं तो। और नैरो इसमें इंटरेस्ट रेट भी है। नैरो इंटरेस्ट रेट और जीरो रिस्क। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। नैरो के बाद हो गया अब हमारा ऑफशोर बैंकिंग। अब इमेजिन कीजिए, आप जो है बाहर किसी देश में घूमने गए, मान लेते हैं कि आप सिंगापुर में घूमने गए, और आपको रियलाइज हुआ कि सिंगापुर तो इंडिया से 3 गुना महंगा है। मैं तो जो है बस 10,000 रुपये लेकर आया था एक हफ्ते के लिए, ये तो यूं ही खर्च हो जाएंगे, मुझे तो और पैसा चाहिए। अब क्या होगा? आप तो वहां किससे पैसा मांगेंगे, वहां किससे लोन मांगेंगे या उधर कुछ भी मांगेंगे, वहां कौन देने वाला है आपको? अब वहां विदेश में जाके आप भीख तो मांग नहीं सकते, और फ्लाइट है आपकी हफ्ते बाद, सड़क पे तो आप रहेंगे नहीं। अब आप सोचिए, अगर इस टाइम पे आपको आपका बैंक कहे कि कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ना फॉरेन में भी पैसे दे दूंगा, टेंशन नहीं ले लीजिए आप, तो सोचिए कितना ज्यादा आपको जो है उस टाइम पे रिलीफ महसूस होगा। तो या फिर आप मान लीजिए आपको कुछ भी, आप जो है पैसा तो लेकर गए थे पर कुछ भी आर्टिफैक्ट खरीदने लगे आप या कोई शॉपिंग करने लगे, तो आपको एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट हो गई। अगर एक सिंपल सिनेरियो भी लें हम, तो भी बैंक अगर आपको कहे कि कोई बात नहीं, हमसे आप जो है पैसे ले लीजिए, पर लेंगे कैसे? आपका मान लीजिए आप एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं।
एक्सिस बैंक तो सिर्फ इंडिया में है, बाहर तो है नहीं एक्सिस बैंक मोस्टली कंट्रीज में। एक आध में शायद एक आध ब्रांच खोल लिया तो अलग बात है, बट वैसे तो नहीं है एक्सिस बैंक इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी। तो कैसे होगा काम? तो एक्सिस बैंक कहता है कि मैंने फॉरेन बैंक से बात कर ली है, फॉरेन बैंक्स के एटीएम से आप अगर मेरे एटीएम कार्ड यूज करते हैं फॉरेन बैंक के एटीएम में, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज इन फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन करेंसी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बाहर से कोई फॉरेन करेंसी ले आते हैं तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं वो भी रख लूंगा अपने पास में। एंड अब्रॉड, ये हमने बताया आपको भी, अब्रॉड जो है बैंकिंग अपनी, बैंक्स अपनी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देते हैं। और ये तो हमने बहुत छोटी सी बात करी कि डिपॉजिट और विड्रॉल अलाउ कर दिया। बाहर आपको बैंक ये भी ऑप्शन दे सकता है कि आप बाहर के देश में एफडी बनवा लीजिए। ये भी ऑप्शन है कि आप जो इंडियन करेंसी के छोड़ के किसी और देश के करेंसी में आप अगर एफडी या कुछ और बनवाना चाहें तो वो भी कुछ बैंक्स ऑप्शन देते हैं। जैसे कि स्पेशली फॉरेन बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब जो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में कि फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं। ये सब बैंक्स तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अब्रॉड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑफ शोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम कुछ नाम लें तो आप ये लिख लीजिए, एचएसबीसी, सिटी, बीओए यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका। इस तरह से बहुत सारे बैंक है, ये तो हमने खाली 3 बैंक लिखे हैं और बहुत इनफाइनाइट बैंक्स हैं जो आपको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं। क्या होता है कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट लेना और देना गलत है। उनके धर्म में, उनके शरिया कानून में ये लिखा हुआ है कि आप ना इंटरेस्ट ले सकते हैं ना दे सकते हैं। आप बैंक में पैसा डालेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप जो बैंक से लोन पैसा लेंगे, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तो गलत चीज़ है। तो क्या हो, तो इस वजह से मुस्लिम जो लोग हैं वो बैंक से जुड़ ही नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट लेना और देना दोनों ही गलत है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे देशों में इस्लामिक बैंकिंग को फॉलो किया जाता है ताकि मुस्लिम्स उनसे जुड़ सकें। तो शरिया लॉ, सबसे पहले तो आप समझिए इस्लामिक बैंकिंग है शरिया लॉ पे डिपेंडेंट है, जिसमें कहा जाता है कि नो इंटरेस्ट रेट अलाउड, लेना भी और देना भी दोनों ही गलत है। नो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब जैसे कि आप अरब कंट्रीज को देखिए या मुस्लिम कंट्रीज को देखिए, वहाँ तो इस्लामिक बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ तो मतलब मेन बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग है क्योंकि वहाँ जो है मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। तो वहाँ जो है शरिया लॉ के हिसाब से बैंकिंग कानून चलते हैं। बट इंडिया जो कि प्रीडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेशन है जहाँ पे, तो वहाँ पे तो बैंक्स जो है अपना नॉर्मल ऑपरेट करते हैं। बट ताकि मुस्लिम्स को भी हम जो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ सके, उनको भी बैंकिंग सेक्टर के बेनिफिट्स दे सकें, इसलिए आरबीआई जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे इस्लामिक बैंकिंग। मतलब कि बैंक्स जो है अपना एक अलग से सेक्शन खोलें जिसमें जो इस्लामिक बैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ स्पेस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इस्लामिक बैंकिंग। अब एक और कुछ बैंकिंग देखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यूनिवर्सल बैंकिंग। अभी यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है इसको भी समझिए। यूनिवर्सल बैंकिंग यानी कि जैसे हमने ऊपर बात की हुई है पैरा बैंकिंग की, और उसमें हमने जो है अदर देन लिख दिया था अलग से, देखिए, अदर देन विड्रॉल डिपॉजिट। अब इधर हम कह रहे हैं कि भाई विड्रॉल डिपॉजिट तो फंडामेंटली हर बैंक का काम है ही, और उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी कुछ देते हैं, कोई कुछ सर्विस दे रहा है, कोई कुछ सर्विस दे रहा है। बट क्या हो अगर कोई बैंक हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करे, हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस, मैं फिर से बोलूंगा कि फाइनेंशियल सर्विस की ही बात करेंगे हम बैंक से रिलेटेड, किसी भी और नॉन फाइनेंस सर्विस की तो हम बात बिल्कुल करेंगे ही नहीं बैंक में। फ्यूचर क्या होल्ड करता है ये हमें नहीं मालूम, कि हो सकता है बैंक से जो हमारे रिटेल आउटलेट्स खुल जाए, बन जाए, और आप जो शॉपिंग, कपड़े की शॉपिंग भी, सब्जियों की शॉपिंग भी बैंक से करने लगे, जैसे कि कुछ प्रोफेसर सजेस्ट भी करते हैं यूनिवर्सिटीज में। बट फिलहाल तो यही सिचुएशन है कि बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज की ही बात हम करेंगे बैंक में। ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, चाहे आप बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर आप जो एक लोकल, एक रूरल एरिया से आए हुए हैं, या फिर आप एक आम आदमी हैं, बिल्कुल, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ
कस्टमर्स। डिटेल में अभी हम जाएंगे कि किस तरह की सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, और जब हम पढ़ेंगे अभी रिटेल बैंकिंग के बारे में और होलसेल बैंकिंग के बारे में। फिलहाल आप समझिए कि यूनिवर्सल बैंकिंग क्या हो गया कि कुछ भी अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड जरूरत है, चाहे म्यूचुअल फंड के खरीदना हो, चाहे शेयर खरीदना हो, चाहे आपको कोई बॉन्ड खरीदना हो, या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो, या फिर आपको जो है सिंपल बैंक के ही काम, विड्रॉल डिपॉजिट एफडी वगैरह का काम करना हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हो, तो सभी चीज़ों के लिए यूनिवर्सल बैंकिंग आपको वन स्टॉप ऑप्शन देता है। अब इससे एक और बात करते हैं हम कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग क्या होती है, आइए वो भी जानते हैं हम। उसके लिए मैं ऊपर के 4 टॉपिक हटा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या होता है कि एक तो हो गई रिटेल बैंकिंग जो आम लोगों के लिए खोली गई है, एक होता है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग में आम लोगों का कोई रोल नहीं है। अब हर बैंक जो है ना अपना एक फोकस बना के चलता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये जो हम टाइप्स बता रहे हैं आपको, ये बैंक्स का स्टाइल है काम करने का। रिटेल बैंकिंग यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू कॉमन पीपल विथ फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये रिटेल बैंकिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये देखा गया कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी एक ऐसे तादाद में लोग हैं कि भाई जो जुड़े ही हुए ही नहीं है बैंक से। क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि भाई उन्हें जो है इतना डर लगता है बैंक से, पता नहीं कैसे फॉर्म भरना होता है, क्या करना होता है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इनसे दूर रहते हैं। अच्छा, अब इसमें आप नोटिस कीजिए कि बैंक्स को तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है रिटेलर्स में कि जो इतने जो है करोड़ों लोग बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं और इनके पास बहुत पैसा है। अगर आप देखें कि हर आदमी के पास लाख 2 लाख रुपए जोड़ लेता है जीवन में, तो भाई लाखों करोड़ों रुपए बन गया बैंक्स के लिए, तो जो आइडियल मनी है, वेस्ट मनी है बैंक्स के लिए एक तरह से, क्योंकि ये सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में आना चाहिए। तो इसीलिए रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि आप फोकस कीजिए इन रिटेलर्स पे सबसे ज्यादा, इन जो आम लोगों के है इनको भी ऐसे ही मत छोड़िए। जैसे कि अगर हम कुछ बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक, जिसका एनपीए बहुत ही लो रहता है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ये पहले तो इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए खोला गया था। आईसीआईसीआई में छिपाई हुआ ही नाम है कि इंडस्ट्री, बट अब जो है इसने फोकस रिटेलर्स पे करने लगा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें, केएमबी, ठीक है, तो ये सब कुछ बैंक्स हैं जो कि फोकस करते हैं कि रिटेलर्स को ज्यादा से ज्यादा हम कब्जा सकें। एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, हमेशा जो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज्यादा ध्यान रहा, पर अब ये भी फाइनली रिटेलर्स की तरफ आने लगा है। एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो अब रिटेलर्स की तरफ आने का एक तो एडवांटेज हो गया कि भाई बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है जो कि हमें हासिल हो सकता है। और क्या फायदे हैं इसके? अब इसके फायदे समझे। सबसे पहले तो रिटेलर्स को बैंक अच्छे से लूटते हैं। आम आदमी को तो जो है, अगर आप जो है किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दे रहे हैं 8% पे, तो आम आदमी को मिलेगा 10% पे। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन किसी कंपनी को दे रहे हैं 10-11% पे, तो यहाँ तो मिलेगा 15 से 18% इंटरेस्ट पे। और उसके बाद भी जो डूबने की प्रोबेबिलिटी है, एनपीए बनने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत लो है। हम सभी जानते हैं कि रिटेल सेक्टर में, रिटेल बैंकिंग में वेरी लो एनपीए, इसीलिए सभी बैंक जो है इसको रिटेल बैंकिंग की तरफ भागना चाहते हैं। जैसे येस बैंक को आप ले लीजिए, येस बैंक ने हमेशा इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे जी ग्रुप हो जाए, चाहे एचडीआईएल ग्रुप हो या डीएचएफएल ग्रुप हो। इस तरह जब फोकस किया इनकी तरफ, तो रिजल्ट क्या आया कि ये सारे बैंक्स खतरे में आ गए। ये सारे बैंक जो है डूबने लगे। या पीएमसी बैंक की था, उसने उसको भी लोन दिया हुआ था येस बैंक ने। तो जब ये सारे बैंक डूबने लगे तो इन सबका इंपैक्ट डेफिनेटली येस बैंक पे तो आना ही था। और अल्टीमेटली येस बैंक भी डूबने लगा। चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, उसको भी बहुत लोन दिया हुआ था, रिलायंस पूरे सेक्टर को, अनिल अंबानी के पूरे रिलायंस ग्रुप को, वो भी डूब गया। तो अगेन येस बैंक पे खतरा आ गया। तो इन्हीं सब कारणों से येस बैंक डूबने के कगार पे आते आते बचा। बचा भी कैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बाकी बैंक से आग्रह किया, इन सभी बैंक से जो हमेशा से रिटेल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए अपने आप को बचा के रख रहे थे, कि आप जो है येस बैंक में अपना थोड़ा पैसा डालिए, इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा इसमें। ठीक है, लो एनपीए तो बात हो ही गई, और हाई इंटरेस्ट रेट, दो बातों को आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये सब तो बातें हो गई बैंक के अच्छी बातें।
इसमें एक बुरी बात भी आ जाती है, हार्ड सेलिंग की बात हम करेंगे। हार्ड सेलिंग को हम 2 मिनट रोक के रखेंगे, क्योंकि इससे अगला जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस वो समझ में आएगा आपको, तो ये समझ में आएगा कि हार्ड सेलिंग इतनी बुरी क्यों है। रिलेशनशिप बैंकिंग। अब देखिए, यूनिवर्सल बैंकिंग में भी रिटेल बैंकिंग जो है ऐड हो कर दीजिए। यूनिवर्सल बैंकिंग में हमने पैरा बैंकिंग शामिल कर दिया था, रिटेल बैंकिंग शामिल कर दिया, अब होलसेल बैंकिंग भी शामिल करेंगे आगे जाके। सबका सही में यूनिवर्सल है ये, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता जा रहा है। तो रिलेशनशिप बैंकिंग पे आ जाते हैं हम। बिल्ड रिलेशंस विद कस्टमर एट पर्सनल लेवल। अब पर्सनल लेवल बोलते ही इसका मतलब ये नहीं कि आप जो उनके अपने कस्टमर से घर में ही जाके बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि भाई धीरे धीरे, एक तो होता है मिनिमम लेवल की केएफसी कर ली, क्या होता है वो केवाईसी कर ली, नो योर कस्टमर, बस ठीक है, मिनिमम मिनिमम हमें जानकारी मिल गई अपने कस्टमर की, ठीक ठाक जो है, एक बार घर देखा है बस, हाँ घर है इसका, अपना छुट्टी। उसके अलावा होता है कि आप कस्टमर को ज़्यादा जानिए, ठीक है। बट वो आप क्यों करेंगे जब आप हार्ड सेलिंग में ध्यान दे रहे हैं तो। हार्ड सेलिंग की अब बात करते हैं। हार्ड सेलिंग का दोस्तों मतलब होता है कि आप कस्टमर को पुश कर रहे हैं। अगर आपने जो लॉकर खरीदना है तो हमारे साथ 1 लाख रुपए की एफडी बनानी पड़ेगी। अगर आपको जो है 1 लाख रुपए की एफडी बनानी है तो हमारे साथ जो 10,000 रुपए का इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। अगर आपको जो है ये सेविंग अकाउंट खुलवाना है हमारे साथ में, तो आपको जो है हमारे साथ 20,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कुछ खरीदना पड़ेगा हमारे साथ। या फिर इस तरह से और भी कस्टमर को एक तरह से हरेस किया जाता है। हार्ड सेलिंग इज अदर नेम फॉर हरेसमेंट। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ दूसरा काम भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा कस्टमर को फोर्स किया जाता है, उसकी नीड नहीं है। उसको नहीं चाहिए कि आप जो उसके साथ कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाएं उसका, या शेयर मार्केट का अकाउंट खुलवाएं उसको। जबरदस्ती आप फिर भी खुलवा देते हैं उसको, वो सोचता है कि चलो मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए तो हो गए। या आप जो जबरदस्ती अपना कोई इंश्योरेंस स्कीम उसको दे दें। हमेशा कस्टमर्स एलआईसी की इंश्योरेंस स्कीम्स को प्रेफर करते हैं, और बैंक अपनी इंश्योरेंस स्कीम्स बेचने में लगे रहते हैं। तो इसे हम हार्ड सेलिंग कहते हैं। कस्टमर की जरूरतें कुछ और हैं और आप दे उन्हें कुछ और रहे हैं। एक कस्टमर आया है आपसे एफडी बनवाने या लॉकर खुलवाने या किसी और काम से, और आप उसे से साथ में कुछ और प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपना। तो हार्ड सेलिंग से बचने के लिए ही रिलेशनशिप बैंकिंग इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कहा गया कि आप अपने कस्टमर से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। रेगुलर कांटेक्ट। आप उनसे जो पूछते रहिए कि ठीक है आपकी फैमिली में सब सही चल रहा है, आपको कोई मनी वाइज प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनेंशियल ही हमें जो है बात करनी है अपने कस्टमर से, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को हमें जानना है। कस्टमर्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब इसको समझिए कैसे किया जाता है ये। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के यहाँ पर कोई बच्चा हुआ है, उसका कस्टमर का अगर वहाँ पे जो कोई चाइल्ड हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं कि आप अपने चाइल्ड के नाम पे कोई एफडी बनवाएंगे या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम लेना चाहेंगे अपने चाइल्ड के भविष्य को सिक्योर करने के लिए। यहाँ आप नोटिस कीजिए कि चाइल्ड के भविष्य की बात की जा रही है, कस्टमर के फायदे की बात की जा रही है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं डाला जा रहा है। कस्टमर हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। हो सकता है यहाँ अगर 10,000 रुपये देता तो यहाँ 1 लाख रुपए दे दे कस्टमर। इसके अलावा आप मान लीजिए अगर कस्टमर कोई रियल एस्टेट खरीदना चाह रहा है, कोई जमीन खरीदना चाह रहा है, कोई घर खरीदना चाह रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से कि हम आपको जो है लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट पे, आपका जो है ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि अच्छा है तो हम आपको लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन दे देंगे। अगेन कस्टमर की नीड को समझा जा रहा है कि ये रियल एस्टेट खरीद रहा है तो माइट भी इसको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको प्रोवाइड कर दें। इस तरह से जो आप कुछ कस्टमर्स की हेल्प कर सकते हैं, जबरदस्ती उन्हें कुछ जो है फोर्सफुली नहीं देना है आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, होलसेल बैंकिंग की भी बात कर लेते हैं हम। होलसेल बैंकिंग हो गया फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड बिग फाइनेंशियल कंपनीज। फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस, बिग प्रोजेक्ट्स एंड एनबीएफसीज। क्या होता है कि जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनको लोन चाहिए होता है। अब लोन कहाँ से मिलेगा? लोन मिलेगा बैंक से। तो बैंक सोचते हैं कि इन्हें तो बहुत मोटा लोन चाहिए, 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़, 100 करोड़ का लोन चाहिए होता है। एकदम से इतने सारे रिटेलर्स के बदले का काम हमारा एक ही बारी में हो जाएगा, तो फोकस करो इन्हीं इंस्टीट्यूशन एनबीएफसीज पे।
अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं अपने। भाई जैसे हमने आपको पढ़ा था ना कि प्रोजेक्ट स्टडी होता है बैंक का एक काम, तो इनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करो और इन्हें जो लोन देने का काम करो। उसके अलावा हमने पढ़ा था शेयर अंडर राइटिंग। तो ये काम करो कि भाई अगर कोई आईपीओ आपका जो आपने मार्केट में शेयर इशू करा और वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है, आपके जो शेयर्स हैं वो पूरी तरह से लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो बचे हुए हम खरीद लेंगे कुछ फीस के बदले। तो ये हो गया हमारा शेयर अंडर राइटिंग हो गया। फिर फाइनेंस, फाइनेंस बिग प्रोजेक्ट्स। जो भी बैंक ये सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है ना, वो यूनिवर्सल बैंक कहलाएगा। अगर कोई कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप होलसेल बैंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आप बड़े इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो होलसेल बैंकिंग हो गई। या तो आप जो रिटेल बैंकिंग कर सकते हैं कि छोटे छोटे लोगों पे, आम आदमियों पे ध्यान दें, या आप जो इधर होलसेल बैंकिंग भी कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सीधा वहीं से एक साथ पैसा आए और साथ में ढेर सारा एनपीए भी लेकर आए। एनपीए रिस्क, ठीक है। तो अब आप ये भी नोट कर लीजिए, हमने पढ़ा रिटेल बैंकिंग के बारे में, फिर उससे जुड़ा हुआ रिलेशनशिप बैंकिंग और उसके बाद होलसेल बैंकिंग। अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल बैंकिंग में भी क्या क्या शामिल हो जाता है। अब और कुछ देखते हैं हम इसके अलावा। अगर इसके एक मिक्स बैंकिंग की भी बात कर लेते हैं साथ में। मिक्स्ड बैंकिंग, व्हेन अ बैंक प्रोवाइड्स, व्हेन अ बैंक प्रोवाइड्स डिपॉजिट फैसिलिटी along with, डिपॉजिट तो सभी बैंक देते हैं, उसमें बड़ी बात क्या है, along with इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या हुआ इसका कि एक तो आप जो ठीक है भाई मिक्स बैंकिंग तो कर ही रहे हैं कि मिक्स बैंकिंग में क्या कर रहे हैं कि मतलब बेसिक काम तो कर ही रहे हैं कि लोगों का पैसा ले रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डलवा रहे हैं या एफडी वगैरह बनवा रहे हैं, पर साथ में अगर आप कहें कि चलिए ठीक है, ये तो हो गया सेफ एसेट, ठीक है, आपने जो है बहुत ही लो रिस्क लिया है, आपको जो ब्याज भी तो बहुत कम मिल रहा है, इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, सेविंग बैंक में 2.5 से 4 मिल जाएगा, करंट अकाउंट आपने गलती से खुलवा लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर आपने एफडी बनवाई है तो 6 से 7 मिल जाएगा। अब आप क्या आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, इससे तो बहुत, ये तो इन्फ्लेशन बराबर ही हो गया, इन्फ्लेशन काउंटर ही हार्डली हो पाएगी इससे तो। इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाने के लिए हम आपको दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं, जिनसे हमारा तो डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है। बैंक कहेगा कि हमें तो खाली उसमें कुछ चार्जेस ही मिल रहे हैं या फिर कुछ ब्रोकरेज टाइप ही मिल रहा है, बट आपको फायदा हो जाएगा। जैसे कि आप जो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह की, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में लगा सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने आपको बताया था कि हार्ड सेलिंग से या रिलेशनशिप बैंकिंग के जरिए आप कस्टमर को सजेशन देते रह सकते हैं, तो वो सारा जो है अपॉर्चुनिटीज मिक्स बैंकिंग का हिस्सा बन जाती हैं अलॉन्ग विद डिपॉजिट। मतलब एक कस्टमर है, उसने बैंक में जो सेफ हेवन में तो लगा ही रखा है इन डिपॉजिट्स के जरिए, उसके अलावा उसने इंटरेस्ट हेवन में भी लगाना चाहता है, थोड़ा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है वो अदर इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो ये हो गया हमारा मिक्स बैंकिंग। अब हम कुछ बात करते हैं अलग से चेन बैंकिंग के बारे में। ये एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कंसेप्ट है, इसको भी समझते हैं। चेन बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों कि मिनिमम जो है 3 बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। सोचिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है चेन बैंकिंग की, इसमें जो है एक बैंक अकेला काम नहीं करता, 3 बैंक साथ में काम करते हैं और सिनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिनर्जी क्या होती है वो भी हम आपको समझाते हैं। चेन बैंकिंग, मिनिमम 3 बैंक्स इंटीग्रेट टू प्रोवाइड सिनर्जी। भाई आप इसको ऐसे ना समझिए कि 3 बैंक हैं कोई भी इंडिया में, मान लेते हैं एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बैंक है। इन तीनों ने जो है बैठ के डिसाइड किया हम जो है ना अपना सारा काम एक साथ करा करेंगे आपसे। जैसे कि अगर आपको एटीएम चाहिए ना, एसबीआई बैंक कहेगा कि अगर मेरी एटीएम यूज कर लो तीनों, यानी कि एसबीआई भी, बीओबी भी और पीएनबी भी, आप जो अपनी अपनी एटीएम मत खोलो।
तो सीधा सीधा सोचिए, जहाँ 3 एटीएम का कॉस्ट आ रहा था वहाँ एक का ही आएगा। अब बहुत जगह ऐसे होते हैं कि एटीएम तो आपने खोल ली बट वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? कि बहुत थोड़ा सा ही मनी आ रहा है उधर। अब ऐसे भी इलाकों में अगर 3-3 एटीएम खुली होंगे तो कितना नुकसान होगा। तो बेटर है कि एक ही एटीएम खुली रहे। फिर उसमें क्या होता है कि बैंक्स को जो है, मान लीजिए चेक क्लियरेंस करनी है, तो अगर ये तीनों का सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा तो हाथ के हाथ पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ तो जो है ये चेक तो इनके अकाउंट में है ही, हमें मालूम है बैलेंस बना हुआ है और इसने जो साइन करा है, ठीक है हाथ के हाथ क्लियर करो, सेम डे क्लियरेंस फॉर चेक, ना कि 3 दिन लगाने हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेव कर सकते हैं अपना। हो सकता है कि आप कहें कि एक ही ब्रांच में, या ज़्यादा लोग तो आते नहीं है, तीनों जो एक काम एक ही ब्रांच में कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं आपस में। अब या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट की याद कीजिए आप। उसमें क्या था कि किसी भी बैंक को एक दिन के लिए भी पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए या फिर लगाना है, कुछ करना है, तो जो है आपस में बोली लगती है। याद आ रहा है ना आपको, माइबॉर में जैसे बोली लगती है, उसमें लाइबॉर में लगती थी कि डेली जो है कॉल रेट डिसाइड होता था। आज जो है मुझे लोन चाहिए तो सब बैंक मुझे एक दिन के लिए लोन दे दो, या आज मेरे पास ज़्यादा पैसा, मैं किसी को लोन दे देता हूँ, इससे बिडिंग होती थी। तो उससे बचने के बजाय ये तीनों डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक लो रेट पे, अगर एक दिन के लिए हमें किसी को भी पैसा चाहिए, एक दो दिन हफ्ता भर के लिए, तो एक दूसरे को जिसके पास भी आइडियल मनी होगा वो पहले दे देगा। तो अगेन कितना ज़्यादा दोनों तीनों बैंक्स का इंटरेस्ट रेट इससे सेव हो रहा है, और टाइम कितना सेव हो रहा है कि बजाय में मार्केट में जाके बोली लगाओ, हम तीनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है, इन सब के बेनिफिट्स क्या है? मान लीजिए कि ये तीनों बैंक जो है आज तक 100-100 करोड़ रुपए कमाते आए, ठीक है। अब तीनों मिलकर, जब तीनों मिल गए हैं तो, हाँ मर्जर नहीं हुआ इनका, पर फिर भी तीनों जो साथ में काम कर रहे हैं, तो तीनों को 300 करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए थी, बट कितनी होगी? 500 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। यही कमाल है सिनर्जी का। ये जो वर्ड है सिनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है ये, क्योंकि जब सिनर्जी लग जाती है तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं कमाती, प्रॉफिट से भी कहीं ज्यादा कमाती हैं। हाँ ये हो सकता है कि किसी को कम बेनिफिट हो सिनर्जी का, किसी को कम हो सकता है कि एसबीआई को जो है सिर्फ 40 करोड़ का ही बेनिफिट हो, इसको जो है सीधा 100 करोड़ का बेनिफिट हो जाए, इसको सिर्फ 60 करोड़ का ही बेनिफिट हो। बट बेनिफिट तो तीनों को ही हुआ ना, और भारी भरकम प्रॉफिट हुआ तीनों को। तो यही कमाल है चेन बैंकिंग का। अब आज के टाइम पे जब हम चेन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इससे एक रिवर्स बैंकिंग भी आ जाती है, यूनिट बैंकिंग। और वो बैंकिंग गलत भी नहीं है, इससे उल्टी बैंकिंग है बिल्कुल, और हम इसको भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, उसे भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग है, दोनों की जगह अलग अलग है। इसका क्या होता है कि मतलब कि एक बैंक के अंदर ही एवरी ब्रांच वर्क्स इंडिपेंडेंटली। कोई भी ब्रांच जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब सबका प्रॉफिट तो अल्टीमेटली एक साथ ही आता है, लॉस भी एक साथ ही आएगा, या एनपी होगा तो सबको ही भुगतना पड़ेगा। बट मान लीजिए एक गांव में एक ब्रांच खुली हुई है, किसी दूर दराज के गांव में, और कोई बहुत दूर किसी और गांव में कोई और ब्रांच खुली है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई एक ब्रांच यहाँ खुली है, एक ब्रांच यहाँ खुली है, एक ब्रांच जो है यहाँ खुली है। अब ये तीनों जो है ना, जो कि इनके पास ना तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस भी नहीं होते हैं इतने अवेलेबल। तो ये कहते हैं कि हम तीनों अपना इंडिपेंडेंट ही काम कर लेंगे। मतलब कि अगर किसी ने जो है, ये ब्रांच कहेगी कि किसी ने मेरे यहाँ अकाउंट खुलवाया है तो वो मेरे यहाँ ही विड्रॉ कर सकता है, मेरे यहाँ ही डिपॉजिट उसे करना होगा। वो किसी और ब्रांच में, यानी कि वो अगर इधर खुला है अकाउंट तो इधर नहीं जा सकता वो, इधर भी नहीं जा सकता वो, और इसमें खुला है तो इधर नहीं जा सकता वो। इस तरह से आपस में काम ना करने की वजह, जहां पे अकाउंट खुला है वहीं पे डिपॉजिट होगा, विड्रॉल होगा। इसका भारी भरकम नुकसान ये है कि आप जो बाहर जाते हैं तो कहीं और से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपको अपने ही ब्रांच से पैसा ही निकाल सकते हैं हमेशा। पहला नुकसान तो, और दूसरा क्या है कि अगर आप शिफ्ट ही होना चाहते हैं दूसरे शहर में तो आपको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, कि आपको जो अपनी ब्रांच का सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा शिफ्ट करवाना होगा दूसरी ब्रांच में। तो ये थोड़ा सा इसमें नुकसान रहता है। अब ये करना क्यों पड़ता है? करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में देखें तो उतना इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। या तो आप कह दीजिए ब्रांच ही मत खोलो, या ब्रांच खोलनी है तो इस तरह की ब्रांच खोलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोल पाएँ। आप मान लीजिए बहुत ही फुल्ली इंटीग्रेटेड ब्रांच खोल लें, पर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट बैंकिंग भी एक अच्छी बैंकिंग है, एक आधुनिक टाइम की ही बैंकिंग है, कि कम से कम आप जो लास्ट पर्सन तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं यूनिट बैंकिंग के जरिए। ठीक है। अब और देखते हैं कुछ और बैंकिंग होती है।
अब हम जब बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे कितना लोग एडवांस हो रहे हैं, तो सबसे एडवांस बैंकिंग की बात कर लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। अभी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है, इसको भी समझते हैं। भाई आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कभी बैंक जो है जाना ही ना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको जो है घर बैठे बैठे ही सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाए, तो क्या आप खुश होंगे या दुखी होंगे? नहीं यार, बैंक के जब तक दो चार चक्कर ना काटे तो मज़ा नहीं आता, फील नहीं आती बैंक की। डेफिनेटली आप खुशी होंगे। तो यही हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे ब्रांचेस होनी चाहिए, ऐसे बैंक होने चाहिए कंप्लीटली डिजिटल हो, जो कि डिजिटल बैंकिंग, डिपेंडेंट ऑन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। और अगर आपको किसी कारण जो कस्टमर से बात, अपने जो सॉरी बैंक से बात भी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, उसके लिए आप जो फ़ोन बैंकिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, पर बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आपको पैसा विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बैंक का कर्मचारी खुद आपके घर पे भी आ सकता है, किसी अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए भी आपको, पर बैंक जो है अल्टीमेटली बैंक की कोई ब्रांच ही नहीं है। बैंक आप जा ही नहीं सकते, जाना भी चाहें तो। जैसे पेमेंट बैंक्स हो गए, उनके जो उन्होंने छोटे छोटे जो जगह जगह अपने खुलवा तो रखे हैं, अपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बट उनकी कोई अपनी ब्रांच नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं इस बैंक की ब्रांच में जाना चाहता हूँ, तो नहीं। एयरटेल हो गए, पेटीएम हो गए, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है। इसी तरह अफ्रीका में बहुत यूज़ होता है इस बैंकिंग का, क्योंकि अफ्रीका में क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपने बैंक खोला है तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे लूटपाट रहती है। वो वहाँ पे पता चला बैंक आपने आज खोला और कल को आपको बंद ही करना पड़ गया। तो ये फैसिलिटी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में अवेलेबल है एक्चुअली में। अफ्रीका जो कि वैसे तो इतना पिछड़ा हुआ है, बट वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इस्तेमाल होती है। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि इंडिया के दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अवेलेबल है। मोर देन 200 कंट्रीज में क्या अवेलेबल है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अवेलेबल है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन बैंकिंग के बारे में। अभी ग्रीन बैंकिंग क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। भाई क्या होता है कि भाई जो बैंक्स हैं, वो अपना नॉर्मल काम तो कर रहे हैं, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स पढ़ लिए बैंकिंग के, वो सब तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर वो चाहें कि भाई हमें कुछ जो है इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है, हमको हमें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है, तो क्या होगा? और सभी बैंक्स करते भी हैं, सभी अपने बैंक जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो फोकस करते हुए बैंक्स अपना इन्वेस्टमेंट जो ग्रीन इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते भी हैं। और इसलिए भी देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है सीएसआर का नियम बना रखा है कि आपको प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि लोगों के जन कल्याण में पैसा लगाना ही होगा। तो हमने क्या कहा? बैंकिंग फोकस ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स। अब ये इतने ज़्यादा आपको समझ में ना आ रहा हो शायद ये पढ़ के, बट कोई बात नहीं, हम आपको एग्जांपल देते जाएंगे और आप उनसे समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये ग्रीन बैंकिंग की क्या बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो उठा लेते हैं अपना एसबीआई बैंक। सबसे बड़ा जो बैंक है भारत का, उसने ही सबसे ज़्यादा जो है स्टार्ट किया ये ग्रीन बैंकिंग। सबसे पहले क्या करा उसने? सबसे पहले नहीं, पर सबसे ज़्यादा उसने शुरुआत करी है ग्रीन बैंकिंग में। कैसे? विंड मिल्स लगाकर। इन्वेस्ट इन विंड मिल्स। विंड मिल कंपनीज में नहीं, उसने खुद अपनी विंड मिल्स लगवाई है एसबीआई बैंक ने, इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, ये तो हो गया एसबीआई बैंक का काम। उसके अलावा फिर और बैंक्स ने भी बहुत योगदान दिया है, जैसे कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि इट विल ग्रो इट विल ग्रो अ प्लांट फॉर एवरी ई स्टेटमेंट। ग्रो अ प्लांट फॉर एवरी ई स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? भाई आप जो है मान लीजिए एक स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं, पर्ची निकालते हैं बैंक से कि ठीक है मेरा पूरे साल का हिसाब ये है, तो कोटक कहता है कि आप जो बजाय बजाय कि ऑन पेपर ले, आप जो है उसको मुझसे ले लीजिए ऑनलाइन।
यानी कि आप जो है बस कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देख लीजिए स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बैंक कहेगा ही कहेगा, उसको पेपर का इतना खर्चा बच रहा है, करोड़ों रुपए का पेपर उसको यूज ही नहीं करना पड़ रहा हर साल। बट कोटक ने क्या कहा कि भाई आप जो है मुझसे जो मेरा पैसा बच रहा है ना, उसको मैं उससे प्लांट्स उगवाऊंगा बहुत सारे। यानी कि मैं कोई पैसा बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन इनिशिएटिव दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाऊं। अब आप सोचिए कि भाई उसको ज़मीन भी खरीदनी पड़ी होगी हर पौधे के लिए, तो बहुत बड़ी ज़मीन खरीदनी होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों शायद ई स्टेटमेंट निकलती होंगी हर साल कोटक से। तो करोड़ों ट्रीज उगा रहा होगा कोटक बैंक, अगर जैसा ये कहता है वैसा ये कर रहा है और उनकी देखभाल भी कर ही रहा होगा, तो कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा कैनरा बैंक, अब ये सब क्या करते हैं, इन्होंने जो है फोकस किया, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन फोकस ऑन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो पैसा है ये सारा लगाएंगे, ये जितना भी अपना मतलब मनी है वो तो सब कुछ लगा ही रहे हैं नॉर्मल। बट कोशिश करेंगे कि अगर कोई आदमी ऐसा आता है उसे सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, विंड मिल्स में इन्वेस्ट करना है, या कोई ऐसा वाटर रिजर्वेशन का कोई प्लांट है, इस तरह का कुछ है, तो फिर जो है वो ये लोग उसे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, और अगर उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं भी है तो उसको निगलेक्ट करते हुए भी लोन्स दे देंगे। तो ये इनकी तरफ से इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कहा कि अगर ठीक है ऐसा करते हुए थोड़ा बहुत एनपीए भी बन जाता है तो आप उसको हमारा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मान लीजिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में। तो इसी तरह से ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, पर सभी बैंक्स जो है इंडिया में और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन इनिशिएटिव्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बैंक्स भी अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी तरह से मिलकर टोटल हमने आज बहुत सारी बैंकिंग्स के टाइप्स पढ़े। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।